पिछली क्लास में शिशु की परिभाषा, इसमें थोड़ा मतभेद उभरा, क्योंकि हमारा जो बेयर है वो बालक लिख रहा है हिंदी में, और अंग्रेजी में चाइल्ड शब्द का प्रयोग है। इसलिए सामान्य अर्थों में वही बात ठीक है जो हमने पिछली क्लास में कही कि अलग अलग अवस्थाएं हैं। सामान्य अर्थों में वही ठीक है, लेकिन जहां तक आईपीसी का सवाल है वहां तक 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को शिशु ही मानेंगे, क्योंकि अंग्रेजी में चाइल्ड शब्द का प्रयोग है और चाइल्ड का अर्थ शिशु ही होता है। और यह निर्वचन का सामान्य सिद्धांत है कि अगर हिंदी टेस्ट और अंग्रेजी टेस्ट इसमें विरोध होगा तो अंग्रेजी टेस्ट मान्य होगा। इसलिए आपसे कई बार कहा भी जाता है कि आपको अगर संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, चाहे वो एग्जाम हो और चाहे वो सामान्य आपका बेयर, तो आप हमेशा अंग्रेजी टेस्ट को देखेंगे और अकॉर्डिंगली अपना मत बनाएंगे, क्योंकि अंग्रेजी टेस्ट स्टैंडर्ड माना जाएगा और उसी को ठीक माना जाता है। तो उधर चूंकि चाइल्ड लिखा है और चाइल्ड का अर्थ शिशु यही होता है, इसलिए हिंदी में भले ही बालक लिखा हो, लेकिन चाइल्ड में शिशु अर्थ लेकर और 18 वर्ष से नीचे प्रत्येक व्यक्ति को शिशु मानेंगे। हाँ, ये ठीक है कि जब शिशु के संबंध में क्रिमिनल लाइबिलिटी न होने की कल्पना की गई तो वो अवस्था उस शिशु तक सीमित कर दी गई जिसकी आयु 7 वर्ष से कम है, और शेष शिशुओं के संबंध में क्रिमिनल लाइबिलिटी यदि उनमें परिपक्वता नहीं आई है तो 12 वर्ष की आयु तक न होना अनुचिंतित किया गया है, और शेष व्यक्तियों के संबंध में 18 वर्ष की आयु तक वे शिशु ही माने जाएंगे। तो ये पिछली बार कहा गया था, उसका संशोधन शेष हम लोगों ने कूटकरण तक बात की थी। कूटकरण के बाद शब्द न्यायालय ये आ रहा है, कहता है न्यायालय से वह न्यायाधीश विपरीत जिसे न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा अकेले ही सशक्त किया गया है, या उस न्यायाधीश निकाय का जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिकता कार्य कर रहा है। शब्द बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और विशेषकर जहां क्रिमिनल लॉ का मामला है वहां तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। शब्दों की जो सीमा है वो हो जाती है। जब आप जूरिस्प्रूडेंस में न्यायालय शब्द पढ़ते हैं तो वहां न्यायालय का डिफरेंट अर्थ यह हो जाएगा। तब न्यायालय शब्द के अंतर्गत न्यायालय के कर्मचारी ये भी शामिल मान लिए जाएंगे। न्यायालय की प्रक्रिया के संचालन के लिए जो भी व्यक्ति उत्तरदायी है ये सब न्यायालय में शामिल माने जा सकते हैं। न्यायालय भवन को भी उस सारी व्यवस्था में शामिल माना जाएगा। लेकिन जब हम आपराधिक विधि के हिसाब से बात करते हैं तो न्यायालय शब्द के अंतर्गत उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उस न्यायाधीश को माना है जिसे न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा अकेले ही सशक्त किया गया है, जिसे कानून ने ताकत दी है कि वो न्यायिकता काम कर सके। अगर वो न्यायाधीश है भी और उसे किसी काम को न्यायिकता करने की ताकत नहीं है तो वो न्यायाधीश नहीं माना जा सकता। आगे सेक्शन आएंगे, न्यायालय के अपमान से संबंधित सेक्शन वो भी आएंगे। 228 ए जो पिछली आईपीसी में थे वो न्यायालय के अपमान से संबंधित सवाल हैं।
न्यायालय के अपमान से संबंधित स्थितियों को अपने में समाहित करते हैं। साथ ही साथ सीआरपीसी में हम लोगों ने पढ़ा कि न्यायालय जब न्यायिकता कार्य कर रहा है, मजिस्ट्रेट है, गलती से सेशन ट्रायल चला रहा है, उसे कमिट करना चाहिए था, नहीं किया, उस समय कोई ऐसा काम किया जाता है जिसके संबंध में वो कहता कि इससे मेरा अपमान कारित हुआ, यानी न्यायालय का अपमान ये कारित हुआ है। तो न्यायालय का अपमान कारित हुआ या नहीं है, यह प्रश्न पैदा हुआ। सरकारी कार्य में बाधा, ठीक है, हो सकता हो, ठीक है, अन्य बातें हो सकता हो, अन्य अपराधों के लिए व्यक्ति हो सकता दायित्व के अधीन भी हो, लेकिन जहां तक न्यायालय के अपमान की बात है तो सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि तुम न्यायालय थे भी, ठीक है ना। आप न्यायालय होंगे तभी तो अपमान हुआ। हम एक पर्टिकुलर संदर्भ में बात कर रहे हैं, हम आपको यह दर्शित कर रहे हैं कि न्यायालय शब्द को अर्थान्वयित करने की आवश्यकता यह हो सकती है। अरे भाई, आप न्यायालय होंगे तभी तो अपमान हुआ, या आप खाली न्यायाधीश हैं इसी कारण आपको न्यायालय मान लिया जाए। जब लेजिस्लेचर ने डिफाइन कर दिया कि न्यायालय वो न्यायाधीश है जिसे न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया, तो आप जिस समय अपमान की शिकायत करते हैं, यानी अपमान भी कई प्रकार का है, उसमें से एक प्रकार का अपमान यह भी है कि आप न्यायालयीन कार्यवाहियों में बाधा उत्पन्न करते हैं, यह भी एक प्रकार है। अनेकों प्रकार है न्यायालय के अपमान के। और मानिए आपकी शिकायत इसी प्रकार से न्यायालय के अपमान से संबंधित है। आप ये बता रहे हैं कि इन्होंने न्यायालय का अपमान किया और करने का जो ढंग था वो ढंग ये था कि हम मामले की सुनवाई कर रहे थे और इन्होंने उसमें बाधा उत्पन्न की। तो इस व्यक्ति ने अन्य कोई अपराध किया हो तो किया हो, यह अन्य किसी अपराध का भले ही दोषी हो, लेकिन यह न्यायालय के अपमान का दोषी नहीं है। क्यों? आप उस समय न्यायालय ही नहीं थे। क्योंकि न्यायालय शब्द की उसने परिभाषा दी कि न्यायालय से वह न्यायाधीश अभिप्रेत है, ये नहीं कोई भी न्यायाधीश अभिप्रेत है, ये नहीं लिखा है। उसने कहा वह न्यायाधीश अभिप्रेत है जिसे न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा अकेले ही सशक्त किया गया। जिस कार्यवाही में जिस ढंग से आप न्यायालय के अपमान की शिकायत करते हैं, उस कार्यवाही में क्या आपको विचारण की अधिकारिता थी? और यदि नहीं थी तो आप विधि द्वारा न्यायिकता काम करने के लिए उस पर्टिकुलर मामले में सशक्त कैसे थे? और जब नहीं थे तो आप अवमान की शिकायत उस ढंग से, जिस ढंग से आप कर रहे हो, कैसे कर सकते? तो यहां इंपॉर्टेंट यह है कि वह न्यायाधीश अभिप्रेत है जिसे न्यायिकता काम करने के लिए विधि द्वारा अकेले ही सशक्त किया गया, या किसी न्यायाधीश निकाय के रूप में, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वहां बेंचेस होती हैं, न्यायाधीश निकाय होता है, ठीक है, यानी मोर देन वन जज न्यायिकता कार्य करने के लिए किसी मामले में सशक्त है, तो वे भी इसमें माने जाएंगे। कहता है कि जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है, और हमेशा नहीं, हर वक्त नहीं, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिकता कार्य कर रहा है। यह लाइन भी लिखी है। केवल उसी समय
उसे न्यायालय माना जाएगा, शेष समयों में वो न्यायालय नहीं है। लेकिन यह नहीं कहा कि शेष समयों में वो व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति तो है। शेष समयों में अगर आप उसके प्रति कोई ऐसा कार्य करते हैं जो अपराध की श्रेणी में आ सकता है तो ठीक है, उस कार्य के कारण से जो जो विधियां आपके प्रति जिस जिस प्रकार का दंड प्रावधानित करती होंगी वो सारे मिलेंगे आपको। लेकिन न्यायालय के अवमान का सवाल जहां तक है, उसके लिए व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता यदि आप विधि द्वारा सशक्त नहीं थे उस पर्टिकुलर प्रोसीडिंग को चलाने के लिए, या अगर सशक्त थे भी तो आप उस समय न्यायिकता काम कर ही नहीं रहे थे। ठीक है, तो जब न्यायिकता आप काम नहीं कर रहे थे तो भी आप न्यायालय की डेफिनेशन में नहीं आ सकते। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि कानून की दुनिया में आप चीजों को अपने हिसाब से समझ लेते हैं। आपको चीजें अपने हिसाब से नहीं समझनी है, जो लिखा है ठीक वही समझना है। तो यहां न्यायालय शब्द की जो डेफिनेशन दी वो डेफिनेशन नहीं है जो ज्यूरिस्प्रूडेंस में न्यायालय के लेते हैं। वहां न्यायालय एक व्यवस्था है और उसमें सारी चीजें शामिल हो जाती हैं। यहां न्यायालय सिर्फ पीठासीन अधिकारी से संबंधित है, इसके अलावा न्यायालय की कोई डेफिनेशन यहां नहीं ली जाएगी। आगे कहता है मृत्यु। मृत्यु से जब तक कि संदर्भ से तथ्य प्रतिकूल प्रतीत न हो मानव की मृत्यु यह भी प्रेत है। लेकिन अगर संदर्भ से तथ्य प्रतिकूल प्रतीत हो रहा है तो मानव से अतिरिक्त या मानव से अन्यथा अन्य व्यक्तियों की, अन्य व्यक्ति तो नहीं हो सकते, अन्य जीवों की मृत्यु भी अभिप्रेत हो सकती है। अगर संदर्भ से तथ्य प्रतिकूल प्रतीत हो रहा, जैसे जब हम लोग रिष्टि, मिसचीफ इसके चैप्टर में पहुंचेंगे तो वहां जीव जंतुओं की मृत्यु या उन्हें विकलांग बनाना भी अपराध की श्रेणी में आएगा। तो वही उसने कहा कि मृत्यु से जब तक संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत न हो मानव की मृत्यु यह विपरीत है। और आगे कहता है बेईमानी से इस आशय से कोई कार्य करना अभिप्रेत है जो एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि पारंपरिक ढंग से समाज में बेईमानी से काम करना, जिस ढंग से काम करने को समझा जाता है, वो डेफिनेशन यहां लागू नहीं है। क्योंकि यहां कहता है कि बेईमानी से इस आशय से कोई कार्य करना अभिप्रेत है जो एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभकारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानिकारित करे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ हुआ या दूसरे व्यक्ति को सदोष हानि हुई तो दो बातें हो सकती हैं। एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ हुआ है, एक व्यक्ति को सदोष हानि हुई है, लेकिन इस सदोष अभिलाभ या सदोष हानि को पहुंचाने वाले में संबंधित व्यक्ति को सदोष हानि या सदोष लाभ पहुंचाने का कोई आशय यह विद्यमान नहीं था। दुर्घटना से ऐसा हो गया कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ हो गया और एक व्यक्ति को सदोष हानि हो गई। हम टिकट विंडो पर बैठे थे, पैसे इन्हें वापस करने चाहिए थे, पैसे इन्हें वापस कर दिया, इन्हें सदोष हानि हुई, इन्हें सदोष अभिलाभ हुआ। लेकिन ऐसा दुर्घटना के कारण हुआ, हमें कोई आशय यह विद्यमान नहीं था, लेकिन हुआ है। परिणामिक हानि और परिणामिक लाभ ये संबंधित व्यक्तियों को हुए हैं। और दूसरी बात यह हो सकती है कि हमें यह आशय विद्यमान था और आशय पूर्वक हमने ऐसा किया।
कि हम इन्हें सदोष अभिलाप कारित करें और इन्हें सदोष हानि ये कारित कर दें। और एक तीसरी सिचुएशन हो सकती है कि हम में आशय था कि हम इन्हें सदोष अभिलाप कारित करें और इन्हें सदोष हानि कारित करें, और हमने ऐसा करना चाहा भी, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। ठीक है, हमारी ओर से कोई कमी नहीं थी, हम तो ऐसा करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो भी हमारे दायित्व के विषय पर भले ही कोई अंतर पड़े भी, लेकिन हमारी दोषिता के पॉइंट ऑफ व्यू पे या हमारे दोषिता के बिंदु पर कोई अंतर नहीं पड़ता। यह ठीक है कि अगर हमने सदोष अभिलाप कारित करना चाहा और सदोष हानि कारित करना चाहा और सदोष अभिलाप और सदोष हानि हो भी गए, तो हमारा जो दायित्व होना चाहिए वो दायित्व उस दशा में नहीं होना चाहिए जब हम सदोष अभिलाप और सदोष हानि कारित करना चाहते थे, लेकिन सदोष अभिलाप और सदोष हानि हुई नहीं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें फर्क होना चाहिए, लेकिन जहां तक कल्पेबिलिटी, जहां तक दोषिता का सवाल है, तो दोषी तो हम हैं। हमारा दायित्व क्या होना चाहिए, इस पॉइंट पर जब विचार किया जाए तो यह पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन हो सकता है कि हानि पहुंची थी या हानि नहीं पहुंची थी, लेकिन जहां तक दोषिता का सवाल है वहां तक यह बिंदु विचारणीय है ही नहीं। और अगर दुर्घटनावश सदोष अभिलाप और सदोष हानि ये किसी को हुई है, तो फिर मामले को डील करने के लिए संविदा विधि है, वहां धारा 68 से लेकर 72 तक स्थिति दी गई है कि पक्षकारों के मध्य संविदा सदृश संबंध माने जाएंगे, और संविदा सदृश संबंध माने जाने के कारण अगर आप लोगों ने मेरी गलती ध्यान में आने के बाद हमें संपत्ति लौटाने से इनकार किया, तो हो सकता है आप संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग या संपत्ति के आपराधिक न्यास भंग के तो नहीं, दुर्विनियोग के ही दोषी हो गए। तो आपका दायित्व तब पैदा होना शुरू होगा, और अदरवाइज ये सिर्फ एक दुर्घटना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो आपका बेईमानी से, वो कहता है इस आशय से कोई कार्य करना अभिप्रेत कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाप हो और दूसरे को सदोष हानि हो, इस आशय से अगर एक्चुअल सदोष लाभ और सदोष हानि होगी तब तो आप इस आशय से कार्य कर रहे हैं, ये उपधारित होगा। ठीक है, हालांकि यह भी कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि मेरे कार्य के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति को सदोष लाभ और एक व्यक्ति को सदोष हानि हुई, और हमने कार्य को उन साधनों के माध्यम से किया है जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में किसी को सदोष लाभ और किसी को सदोष हानि कारित ही करते हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो यह उपधारित होगा कि हमने काम स्वेच्छा किया। ठीक है, क्योंकि स्वेच्छा आपने काम किया, यह कब माना जाता है कानून में, क्योंकि आप बताओगे तो नहीं कि हम स्वेच्छा किसी काम को किए हैं या स्वेच्छा काम नहीं किए, यह आप बताओगे ही नहीं, क्योंकि आपका विचारण कब होगा, जब आप काम कर चुके होंगे। और जब आप काम कर चुके होंगे तो आप स्वीकार तो करोगे नहीं, आप तो कहोगे हमने किया ही नहीं, और आपने किया या नहीं किया इस विषय पर हम साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। और अगर मानिए हमने साक्ष्य से साबित भी कर दिया कि आपने किया,
तो आपका अगला डिफेंस होगा कि हमने किया तो, लेकिन उस समय तो हमारे ऊपर प्रेत बाधा ये आ गई थी, हमने स्वेच्छा नहीं किया लेकिन स्वेच्छा नहीं किया, तो कानून के सामने दोहरी दिक्कत है। जब तक स्वेच्छा आपने किया यह साबित नहीं होता तब तक भी दायित्व आप पर नहीं है, क्योंकि काम का वॉलंटरीली किया जाना जरूरी है। और यह आप ही जानते हो कि आपने स्वेच्छा किया, यह स्वेच्छा नहीं किया, तो फिर प्रत्येक व्यक्ति को दंडित करना असंभव हो जाएगा, क्योंकि लोक अभियोजक ही होगा। उसे व्यक्ति के मन में घुसकर उसकी मानसिक दशा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर देने का कोई हुनर ये तो आता नहीं होगा, तो प्रत्येक व्यक्ति छूट जाएगा। इसलिए कानून ने घुमाकर कान पकड़ा, और कानून ने क्या कहा? कानून ने ह्यूमन एक्सपीरियंस इसका उपयोग करके एक स्थिति निर्मित कर दी, और उसने कहा कि चूंकि आपने उन साधनों का उपयोग किया जो साधन एक निश्चित प्रकार के कार्य को करने के लिए, अर्थात अपनी शारीरिक शक्ति से एक निश्चित प्रकार के परिणाम को उत्पन्न कर देने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, आपने उन साधनों का उपयोग अपनी शारीरिक शक्ति से किया और एक निश्चित परिणाम को उत्पन्न कर दिया। इसलिए यह बोला जाएगा कि आपने इस निश्चित परिणाम को उत्पन्न करने का काम किया है, और आप पागल हैं नहीं, आप जड़मूर्ख हैं नहीं, तो हम ये मानकर चलेंगे, हम ये उपधारित करेंगे कि आपने स्वेच्छा ये काम किया है। क्योंकि या तो आप कहें हम पागल हैं, आपने पेट्रोल छिड़का, माचिस जलाई, ठीक है, और लगा दी, और आप कहते हैं कि हमने आग स्वेच्छा नहीं लगाई, तो ये आपकी कौन मान ले? और फिर भी हम आपकी मानेंगे, फिर भी मानेंगे, बस बर्डन ऑफ प्रूफ उलट देंगे। अगर आप ये कहते हो कि हमने स्वेच्छा ये नहीं किया, तो हम बर्डन ऑफ प्रूफ उलट देंगे। हम लोगों ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ा है। अब अगर आप ये कहते हो कि हमने ये स्वेच्छा नहीं बल्कि किसी के प्रभाव में किया, तो अब आप ही ये जानते हो कि आपने किसके प्रभाव में ये किया या क्या किया, तो अब आप साबित करोगे कि आपने जो कुछ किया वो स्वेच्छा किया या नहीं किया। जनरली सामान्य नियम यही है कि जब आप एक निश्चित परिणाम का उत्पन्न होना एक निश्चित साधन के उपयोग के कारण निश्चित जानते हो और आप उसी साधन का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम ये मानकर चलेंगे कि आपने काम को स्वेच्छा किया। तो आपने एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ और सदोष हानि कारित किया, और आप ऐसे व्यक्ति नहीं दिखते जिसकी मानसिक दशा ठीक ना हो, तो हम ये मानेंगे कि आपने स्वेच्छा उसे सदोष अभिलाभ या सदोष हानि कारित किया है, आपने बेईमानी से काम किया है, आपने तब भी बेईमानी से ही काम किया है जब आपने सदोष अभिलाभ या सदोष अभिलाभ कारित करने के आशय से एक साधन का प्रयोग किया, लेकिन वो निश्चित परिणाम पैदा नहीं हुआ जिसे उत्पन्न कर देना आपका आशय था, तो भी आपको रिलैक्सेशन क्यों मिले? दोषिता के पॉइंट पर, दंड के पॉइंट पर या दायित्व के पॉइंट पर वहां तो आपको रिलैक्सेशन दिया जा सकता है, लेकिन यहां पर रिलैक्सेशन क्यों? इसलिए वो कहता है कि बेईमानी से काम किया जाना तब भी माना जाएगा जब
आप इस आशय से काम करते हैं कि किसी को सदोष अभिलाभ कारित करें या किसी को सदोष हानि कारित करें, इस आशय से करते हैं। अगर एक्चुअली सदोष अभिलाभ और सदोष हानि हुआ तब तो आशय से कर ही रहे हैं आप, ठीक है। और एक्चुअल नहीं हुआ तो भी सदोष अभिलाभ और सदोष हानि कारित करने का आशय होने के कारण आप काम बेईमानी से ही कर रहे थे, यही माना जाएगा। हां, कुछ रेयर स्थितियां भी हैं कि आप सदोष अभिलाभ सदोष हानि इसे कारित करने के आशय से काम नहीं कर रहे थे, लेकिन व्यक्ति को लाभ सदोष या सदोष हानि हो भी गया या हो गया तो आप बेईमानी से काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि आपका आशय उसे सदोष अभिलाभ या सदोष हानि कारित करना नहीं था। इनफैक्ट वैसा हो गया। तो अगर आप ये साबित कर पाते हैं कि हमारा आशय वो नहीं था, तो भले ही सदोष अभिलाभ या सदोष हानि हुआ है, लेकिन आप में बेईमानी का आशय अनुपस्थित होने के कारण आप दंडित नहीं होंगे। यद्यपि यह कठिन स्थिति है और इस दशा में बेईमानी का आशय न होना, इसे साबित करने का भार साक्ष्य के सिद्धांतों के मुताबिक आप ही पर होगा। लेकिन फिर भी एक स्थिति रहेगी जिसमें आपको रिलीफ मिल सकता है, अगर आप ये साबित करने में सफल रहते हैं कि नो डाउट इन्हें रॉन्गफुल गेन या इन्हें रॉन्गफुल लॉस हुआ है, लेकिन फिर भी मेरा आशय बेईमानी का नहीं था, अर्थात न तो हम इन्हें रॉन्गफुल गेन ये देना चाहते थे, न ही किसी को रॉन्गफुल लॉस। तो अगर आप अपने आशय को साबित करने में समर्थ हो जाते हैं तो आप दोषी नहीं भी होंगे। अब सवाल यह कि सदोष अभिलाभ, इसकी डेफिनेशन क्या हो? आपने सदोष अभिलाभ किसी को पहुंचाया है, कब माना जाए? और आपने सदोष हानि किसी को कारित किया, यह कब माना जाए? और क्या बेईमानी से काम करने के लिए एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ और दूसरे को सदोष हानि होना जरूरी है, या किसी को सदोष अभिलाभ हो या न हो, एक को सदोष हानि हो जाए तब भी बेईमानी से काम किया गया यह माना जा सकता है, एक को हानि न हो फिर भी दूसरे को लाभ हो जाए, क्या तब भी बेईमानी से काम करना माना जा सकता है? ठीक है। मान लीजिए आप मेरी इच्छा के बगैर या मेरी अनुमति के बगैर मेरी कोई चीज ले गए और आपने उसका उपयोग किया और वापस फिर लाके रख दिया। उस बीच जिस बीच आप उपयोग कर रहे थे, उस बीच उस चीज के उपयोग की जरूरत हमें हो भी सकती थी और नहीं भी हो सकती थी। मामला ऐसे है कि जब तक आपने उस चीज का उपयोग किया तब तक उस चीज के उपयोग की जरूरत हमें पड़ी ही नहीं। आप मेरी चीज ले गए और आपने वापस लाकर रख दी। जब आपने रख दी तभी हमें उस चीज की जरूरत पड़ी और वो हमें मिल गई। तो क्या हमें कोई सदोष हानि हुई? ठीक है भाई, सवाल यह उठता है कि क्या हमें कोई सदोष हानि हुई? आपको सदोष लाभ ये तो हुआ है, लेकिन सदोष हानि हमें नहीं हुई, क्योंकि चीज में किसी प्रकार का कोई क्षतिकारक प्रभाव हुआ ही नहीं। लेकिन अगर यह मान लिया जाए कि सदोष हानि होना भी जरूरी है बेईमानी से काम करने के लिए, तो फिर आपका काम बेईमानी से नहीं है, क्योंकि आपको लाभ तो हुआ लेकिन हमें हानि नहीं हुई। लेकिन अगर यह माना जाए कि अगर किसी को सदोष अभिलाभ होता है तो
अगर किसी को सदोष हानि होती है तो, अगर एक को सदोष अभिलाप और कॉन्सिक्वेंटली दूसरे को सदोष हानि होती है तो भी काम बेईमानी से ही है, तो फिर आपका काम बेईमानी से है। और जब हम आपराधिक विधि समाज के लिए बनाएंगे तो हम ऐसी प्रत्येक व्यवस्था उसमें करेंगे जिससे समाज का विनियमन ठीक प्रकार से हो। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखेंगे तो यही परिभाषा सर्वाधिक उपयुक्त है कि एक को सदोष लाभ हो जाए या किसी को सदोष हानि हो जाए। इन दोनों बातों में से कोई एक मिनिमम अगर हो जाता है, दोनों हो जाते तब तो है ही है, लेकिन मिनिमम एक हो जाता है तो भी सदोष अभिलाप या सदोष हानि हो जाने के कारण से काम को बेईमानी पूर्वक किया गया माना जाना चाहिए, अन्यथा तो इनकी चोरी की आदत पड़ेगी। ये साइकिल स्टैंड पे साइकिलें खड़ी हैं और इनने अपने सब किराए को उठा दी, ठीक है, उनसे 10-10 रुपए वसूल लिए और हमें पता है कि साइकिल लेने तो ये सुबह ही आएंगे, ठीक है। अब सुबह इनने साइकिल दे दी, खुद सदोष अभिलाप ले लिया। इस ढंग से एक गलत वृत्ति की शुरुआत हो जाएगी। इसीलिए उसने क्या लिखा, उसने कहा कि बेईमानी से इस आशय से कोई कार्य करना अभिप्रेत है जो एक व्यक्ति को सदोष अभिलाप कारित करे, या और शब्द का प्रयोग नहीं किया उसने कहा या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे, यानी एक चीज हो जाना पर्याप्त है। दोनों हो जाए तब तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन मिनिमम कम से कम एक चीज हो जाए तो काम बेईमानी से किया गया कहा जाएगा। अगर एक चीज भी ना हो तो फिर काम बेईमानी से किया गया नहीं कहा जाएगा। आपकी किताबों में जो उदाहरण दिए हैं वो इसी बात के दिए, और फिर काम अपराध तो नहीं होगा लेकिन निर्दोष कृत्य यह भी नहीं होगा, और फिर काम इसके बीच की श्रेणी का होगा। और बीच की श्रेणी क्या है? संविदा भंग या अप्रत्य। फिर आपका काम दीवानी दायित्व को पैदा करेगा, और सारी चीजें जब तक आप एक साथ नहीं पढ़ते हैं तब तक बड़ा घालमेल रहता है दिमाग में। और ये सारी चीजें हम एक साथ स्पष्ट इसीलिए करते हैं क्योंकि जब तक हम एलएलबी में पढ़ते रहे हम इन्हीं बातों से जूझते रहे, क्योंकि हमें बता दिया जाता था कि अपराध हुआ ही नहीं, और जब अपराध नहीं हुआ तो उस समय माइंड की इमेच्योर अवस्था थी, ठीक है, और तत्काल दिमाग सोच लेता था कि अपराध नहीं हुआ तो फिर निर्दोष कृत्य है, और जब निर्दोष कृत्य है तो फिर उस पर कोई दायित्व नहीं होना चाहिए। और समान तथ्यों पर बाद में देखते थे कि अकृत्य विधि या संविदा विधि में मुकदमा चल रहा है और क्षतिपूर्ति दी जा रही है। तो ये जो बीच की दशा है निर्दोष कृत्य और अपराध के, ये समझ में ही नहीं आती थी। अब जाकर समझ में आया कि अपराध तो मैक्सिमम गलत है, मैक्सिमम गलत है, और जब मैक्सिमम गलत होता है तब फिर दंड यही मिलता है। घरों में भी हमने आपसे कई बार चर्चा की कि जब आप कुछ ऐसी गलती करते हैं जो क्षमा ही नहीं हो सकती तो फिर डंडा चलता है घर में। हालांकि डंडा चलने की प्रथा, परंपरा अब घरों में लगभग लुप्त हो गई है, अब नहीं चलता, स्कूलों में भी नहीं चलता। और इसी का परिणाम है कि हम जो सुबह कह रहे थे, हम अतिशयोक्ति नहीं कर रहे थे, हम आपको दिखा सकते हैं, और अखबारों में भी आप देख सकते हैं कि हुक्का बार पकड़ा गया
और इसमें उसमें उतने इतने हुक्के पीते हुए बरामद हुए, क्या आप देख सकते हैं। और उसमें जेंडर का कोई भेद नहीं होता। और वो हुक्का बार सिर्फ मेट्रोज में नहीं चल रहे हैं, हम आपको यहीं इसी शहर में जेंडर इक्वलिटी के आधार पर, यानी स्त्री पुरुष का कोई भेद किए बिना सिगरेटें पीते, शराब पीते, ये दिखा सकते हैं यही, कोई मेट्रोज नहीं। और ऐसा भी नहीं छुपकर, हमने सुबह भी कहा था, छुपकर नहीं, खुलेआम। और हमारे समय में भी हो सकता है कोई पीता तो हमारी एज का कोई आदमी होता तो उसे टोक जरूर देता, लेकिन आज स्वयं हम देखते हैं, ओवरलुक किया, हमें जो करना है वो किया, क्योंकि अपने खिलाफ रपट कौन लिखवाए, ठीक है, हम तो टोके, और अभी हमारे खिलाफ 354 ए बी सी डी जाने कौन कौन सी ई और से लेकर जड़ तक हम का एक चक्कर में पड़े, मैं मरो, हमें क्या है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये जो बीच की दशा है अपकृत्य या संविदा भंग की, ये भी ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे आपकी किताबों में उदाहरण दिया, एक व्यक्ति के पास गिरवी रखी गई, ठीक है, और गिरवी को प्लेज अंग्रेजी में और पड़यम शुद्ध विधिक शब्दावली में कहा जाता है, पड़यमकार, पड़यमदार, ठीक है, ये शब्द आते हैं। तो जो चीज प्लेज हुई है उसका उपयोग करने का हक गिरवीदार या पड़यमदार के पास नहीं होता, उपयोग नहीं कर सकते आप। यू कैन होल्ड दैट, आप उस वस्तु को धारित कर सकते हैं, किस प्रयोजन से, जो आपने ऋण दिया है, जो आपका डेप्ट है, उसकी सिक्योरिटी, उसकी प्रतिभूति के तौर पर। और अगर आपका धन वापस नहीं मिलता तो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी गई प्रक्रिया उसे पूरा करने के उपरांत पड़यम की गई वस्तु को बिक्री कर सकते हैं और विक्रय में प्राप्त धन को अपने ऋण में समायोजित करने के उपरांत शेष यदि कुछ बचता है तो वो आप पड़यमकार को देंगे। इसमें राइट टू यूज शामिल नहीं है, राइट टू होल्ड शामिल है। अब मानिए गिरवीदार ने, आपकी किताब में उदाहरण है कि एक पगड़ी, एक टर्बन, ये गिरवी रखी गई और उसने उसका उपयोग कर लिया, किसने, पड़यमदार या गिरवीदार ने, और उसमें कोई क्षति नहीं हुई। होल्ड करने का राइट भी किसका था, गिरवीदार का, क्षति भी हुई नहीं, लेकिन लाभ हुआ पड़यमदार को, ठीक है, पड़यमदार को लाभ तो हुआ। आप शादी ब्याह जहां भी गए हो पगड़ी लगाकर, वहां बड़े आदमी तो माने गए, तो लाभ तो हुआ, प्रतिष्ठा का ही सही, लेकिन लाभ है, ठीक है। तो क्या उसने चोरी की, क्योंकि या तो लाभ या हानि, ठीक है ना, ये होना चाहिए। तो यहां लाभ हुआ है, ये सही है, लेकिन वो लाभ इस किस्म का नहीं है कि वो चोरी या आपराधिक दायित्व के अंतर्गत गिरवीदार को ले आए, इसलिए क्योंकि जो कुछ पगड़ी के धारित करने से हुआ, पगड़ी को कोई नुकसान भी नहीं हुआ, और ऐसा भी नहीं हुआ कि पगड़ी को धारण करने का हक गिरवी करता इसके पास हो और वहां से लिया गया। इनफैक्ट स्थिति यह थी कि गिरवीदार के पास ही गिरवी वस्तु को रखने का हक था, तब तक जब तक ऋण चुकता न हो।
हां, उपयोग का हक नहीं था। उसने उपयोग किया, लेकिन उपयोग से भी पगड़ी में ऐसी कोई हानि नहीं हुई जिसे स्थायी हानि कहा जा सके। यह तो स्थायी हानि हो जाए तो आपराधिक विधि अट्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि फिर इस धारा के अर्थ के अंतर्गत हानि हो जाएगी। किसको? पगड़ी के मालिक को। वैसा हुआ नहीं। ठीक है, तब स्थिति क्या बन रही है? तब स्थिति यह बन रही कि नो डाउट इसने उपयोग किया, लेकिन उपयोग से कोई क्षति नहीं हुई। और चूंकि क्षति नहीं हुई, या तो क्षति हो जाती तो हो सकता रिष्टि यानी मिसचीफ, चोरी तो नहीं बनती क्योंकि इसने खुद ही प्लेस की है। ठीक है ना, आपराधिक न्यासभंग या कुछ भी हो सकता, बन जाता है, लेकिन क्षति कोई हुई नहीं पगड़ी को। हां, उपयोग अनऑथराइज यूज हुआ है, तो यह मामला अब अकृत्य और संविदा भंग इसका बन रहा है। ठीक है, यहां अनऑथराइज यूज के लिए प्रतिकर यह तो मांगा जा सकता है, लेकिन इस धारा के अर्थ के अंतर्गत कार्य बेईमानी से नहीं हुआ। ठीक है ना, क्योंकि यहां सदोष लाभ यह सदोष हानि, इसकी जो व्याख्या चलती है वो ऐसे लाभ और ऐसे हानि के बारे में चलती है जिसे उठाने के लिए कानून के दृष्टिकोण से कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर बाध्य नहीं था। यानी व्हेन यू आर लीगली इंटाइटल्ड, कानून आपको हक देता है काहे का? कुछ लाभ प्राप्त करने का, और हम आपको वो लाभ प्राप्त करना असंभव कर दें तो हमने आपको सदोष हानि ये कारित की। और जो लाभ कानूनन कोई लेने के लिए हकदार नहीं था, उसे जब लेता है तब वो सदोष लाभ लेता है। ठीक है, ये डेफिनेशन यहां सदोष लाभ और सदोष हानि की ली जाती। लेकिन जब ये वस्तुओं के संबंध में लागू किया जाता है व्यवहारिक तौर पर, तो सदोष लाभ या सदोष हानि तभी मानी जाती है जब वस्तु परमानेंटली उसका जो धारक है या उसे धारण करने का जिसको अधिकार है उसके पास से हटा दी जाए, या इतने समय के लिए हटा दी जाए जितने समय अगर उसे उस वस्तु का लाभ प्राप्त करने का अवसर आता तो वो लाभ प्राप्त न कर पाता। भले ही थोड़े समय के लिए हटाई जाए, लेकिन उस थोड़े समय के लिए ऐसे हटा दी जाए, हटाने का ढंग ऐसा हो कि अगर उस वस्तु का लाभ प्राप्त करने का अवसर आ जाता है, भले ही नहीं आया, लेकिन अगर आ जाता है तो उसका लाभ लेने का हक जिसको है उसे वो लाभ न मिल पाता, तो फिर यह कहा जाएगा कि आपने सदोष लाभ कारित किया है या सदोष हानि कारित की है। अब कई बार हो सकता है हम दुष्ट हैं, हमारी भले ही एक फूट जाए, तुम्हारी दोनों फूट जाए, तो हम सदोष हानि आपको कारित करेंगे, हमें भले ही लाभ न हो रहा हो। ठीक है, तब भी मेरा काम बेईमानी से ही है। और अगर हम सदोष लाभ ले रहे हैं, आपको भले ही सदोष हानि नहीं हो रही, तो भी आपका काम बेईमानी से है। और काम तब बेईमानी से माने गए जैसे क्या किया, किसी ऋणदाता को ऋणी से अपना ऋण वापस चाहिए और वो ऋण वापस करने के लिए विवश हो जाए, इस दृष्टिकोण से उसने क्या किया, ऋणी की कोई संपत्ति उससे छीन ली, तो ऋण वापस प्राप्त करने का आपको हक है, नो डाउट। लेकिन ऋण जो वापस प्राप्त करने का आपको हक है, वो कानून की प्रक्रिया उससे वापस प्राप्त करने का हक है, अगर वो न दे तो।
दे दे तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर वो नहीं देता तो आप कानून की प्रक्रिया से वापस लेंगे। खुद मसल पावर से उसकी किसी संपत्ति को कब्जे में लेकर आप उसे विवश नहीं कर सकते, और अगर आपने किया तो वो वस्तु जिससे उसे लाभ प्राप्त करने का हक है, आपने चाहे थोड़े समय के लिए और चाहे हमेशा के लिए अगर उसके कब्जे से ले ली, तो आप इस धारा के अर्थ के अंतर्गत बेईमानी से कार्य करने के दोषी हो सकते हैं। उदाहरण दिए हैं आपकी किताबों में, और वो उदाहरण 1800 कुछ के हैं। और अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विभिन्न तरीके की जो फाइनेंस कंपनियां घूम रही हैं, ये अगर वो चीज जिस पर इनका फाइनेंस बकाया है उस व्यक्ति से जो इनका ऋणी है, वो चीज अगर छीन लेते हैं तो इन पर चोरी और लूट की रपट लिखेगी। ये अभी कहा सुप्रीम कोर्ट ने, तो लोग ऐसे बताते अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, जबकि ये बात आपकी अपनी किताबें उठाइएगा, उसमें 1800-1900 में ही कह दी कि कोई ऋणी विवश नहीं किया जा सकता किसी भी ऋणदाता द्वारा। ऋणी की कोई संपत्ति, कोई में कोई संपत्ति शामिल है, कोई संपत्ति कब्जे में लेकर कोई ऋणदाता किसी ऋणी को विवश नहीं कर सकता, और अगर करता है तो जैसे ही वो उसकी वस्तु अपने कब्जे में लेता है वैसे ही उसे सदोष हानि कारित करता है, क्योंकि वस्तु को या वस्तु से उत्पन्न होने वाले लाभ उसे लेने से आपने उसे वंचित कर दिया, चाहे थोड़े समय के लिए किया और चाहे परमानेंटली कर दिया। तो आपने इस धारा के अर्थ के अंतर्गत बेईमानी से काम किया है, और चूंकि जंगम वस्तु अगर वो है और सारी चीजें चोरी के इंग्रेडिएंट पूरे हो गए तो वो चोरी हो सकता है, और साथ में अगर लूट के पूरे हो गए, जो हम लोग चोरी लूट पर पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि लूट अंततः या तो चोरी से बनेगी या एक्सटॉर्शन उससे बनेगी। तो कोर्ट ने उसी समय कह दिया कि ऐसा अगर किया जाता है तो जो ऋणदाता है वो बेईमानी से कार्य करने का दोषी होगा। और किताबों में उदाहरण है आपके, एक ग्रामीण विधवा, उसके बैलों की जोड़ी, क्योंकि जो स्वतंत्रता के पूर्व का भारत और स्वतंत्रता के बाद का भी भारत, इसमें खेती के लिए बैल ही पहले उपयोग में आते रहे, और बैलों के न होने पर प्रेमचंद ने तो गोदान और गमन जैसे उपन्यास लिखे, ठीक है। यानी बैलों का होना और न होना ये कृषक के लिए बहुत बड़ी बात थी, उसका जीवन मरण का प्रश्न था। तो आपकी किताबों में लिखे हैं कि एक विधवा, उसके बैलों की जोड़ी ऋणदाता ने छीन ली, क्योंकि उसके दिवंगत पति ने इनसे कोई ऋण ले रखा था, और उस ऋण की वसूली के लिए, उस ऋण के पेमेंट के लिए विवश किया जा सके, इसके लिए इन्होंने बैलों की जोड़ी छीनी। तो न्यायालय ने कहा कि आपने चोरी की है, क्योंकि आपने बेईमानी से काम किया है, आपने विधवा को कॉन्सिक्वेंटल लॉस, सदोष लाभ, सदोष हानि ये कारित किया, और खुद को सदोष लाभ। आपको सदोष लाभ भले ही ना हुआ अगर आप ये कहें कि हमने तो साहब ऋण के लिए ली थी और ऋण तो हमें मिला नहीं, और बैल भी हमें वापस कर दिए हमने, तो हमें कोई सदोष लाभ नहीं हुआ, तो भी आपने सदोष हानि कर दी है, क्योंकि आपने कितने समय के लिए उसकी बैलों की जोड़ी छीनी, इससे फर्क नहीं पड़ता। दोषिता के पॉइंट पर इससे फर्क नहीं पड़ता, दंड के विस्तार के पॉइंट पर हो सकता है इससे फर्क पड़ भी जाए, क्योंकि चोरी में 3 साल सजा है, हो सकता 2 ही महीने करें हम आपको, लेकिन जहां तक दोष सिद्धि का सवाल है उस पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेईमानी से काम करना,
कब माना जाएगा? सब जब सदोष अभिलाप या सदोष हानि। सदोष अभिलाप सदोष हानि कब? जबकि कोई व्यक्ति लीगली कानून के मुताबिक किसी चीज का लाभ लेने को अधिकृत हो और आप उसे लाभ न लेने दें। कितने समय आपने लाभ नहीं लेने दिया, यह दोषिता के बिंदु पर अप्रासंगिक है। हां, दायित्व के विस्तार के प्रश्न पर यह भले ही प्रासंगिक हो भी जाए। कोई कानूनन बाध्य नहीं था किसी हानि को उठाने के लिए और आपने विवश किया, उसने कितने समय हानि उठाई इससे मतलब नहीं। आप बेईमानी के आशय से काम कर रहे थे, एक्चुअल लाभ या हानि किसी को हुआ या नहीं हुआ इससे भी फर्क नहीं है। अगर एक्चुअल लाभ या हानि हो गया तो हो सकता है आपका दंड का विस्तार बढ़ जाए, और एक्चुअल लाभ या हानि न हो तो हो सकता है आपका दंड का विस्तार कम हो जाए। ठीक है, दोनों दशाओं में आप बेईमानी से काम के दोषी माने जाएंगे, और आप बेईमानी के आशय से काम कर रहे थे या नहीं, इसे निर्धारित करने में यह ध्यान में रखा जाएगा कि काम करने के लिए आपने जिन साधनों का उपयोग किया, क्या उनके बारे में सामान्य दृष्टिकोण से सोचने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि उस ढंग से काम करने में किसी व्यक्ति को सदोष लाभ या सदोष हानि होगी। यदि हां, तो आपके बारे में माना जाएगा कि आपका आशय बेईमानी का था, क्योंकि मानव बुद्धि यही कहती है, और आप काम स्वेच्छा बेईमानी पूर्वक कर रहे थे यह मानकर चला जाएगा। हां, इससे विपरीत अगर आपको साबित करने की सामर्थ्य है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के उपबंधों के मुताबिक अगर कोई विशेष तथ्य और आशय ज्ञान ये तथ्य ही हैं, अगर कोई विशेष आशय आप धारित करते थे तो बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे शिफ्ट होगा। आप अगर साबित कर पाएंगे तो छूट भी सकते हैं, अन्यथा तो आप बेईमानी से काम करने के दोषी माने जाएंगे। तो यहां बेईमानी से काम करना पारंपरिक सेंस में नहीं लिखा गया है, क्योंकि पारंपरिक सेंस में बेईमानी से इस शब्दों का क्या अर्थ होता है कि जब आप बेईमानी से काम करें और काम हो भी जाए तभी कहा जाता है आपने बेईमानी से काम किया। यहां काम भले ही ना हो, ठीक है, लेकिन काम करने का आशय अगर साबित हुआ कि बेईमानी पूर्ण था तो काम हुआ या नहीं, ये दायित्व के प्रश्न पर, ठीक है, ध्यान में रखने योग्य बात होगी, लेकिन दोषिता के प्रश्न पर यह ध्यान में रखने योग्य बात नहीं है। ठीक है ना, यह बेईमानी से। आगे क्या कहता है? दस्तावेज। और दस्तावेज की परिभाषा भी बड़ी शानदार है। क्या लिखता है? दस्तावेज से कोई ऐसा विषय अभिप्रेत जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्ह के साधन द्वारा या उनमें एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो, और इसके अंतर्गत ऐसे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी हैं जो उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने को आशयित हैं या उपयोग किए जा सके। और सबसे मजेदार जो है वो स्पष्टीकरण है। ठीक है, और वो भी कौन सा? स्पष्टीकरण एक देखें, कहता है ये तत्वहीन है कि किस साधन द्वारा या किस पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिन्ह बनाए गए हैं, या यह कि साक्ष्य किसी न्यायालय के लिए आशयित है या नहीं, या उसमें उपयोग किया जा सकता है या नहीं। सॉरी, स्पष्टीकरण नहीं, दस्तावेज की डेफिनेशन की लास्ट लाइन देखें, जो उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने को आशयित हो या उपयोग किया जा सके। अब देखें दस्तावेज, सबसे पहली बात दस्तावेज के संबंध में कि कोई विषय, दस्तावेज क्या विपरीत है? कोई विषय, लेकिन कोई विषय दस्तावेज नहीं हो सकता जब तक कि वो किसी लिखने योग्य पदार्थ
अक्षरों, अंकों, प्रतीकों, चिन्हों इसके माध्यम से लिख न दिया गया। और मजेदार है कि आप लोग विषय और दस्तावेज इसके बीच कोई फर्क नहीं करते, आपको ध्यान में ही नहीं आता कि विषय अलग बात है और विषय का प्रकटीकरण ये दूसरी बात है, और विषय का प्रकटीकरण किसी पदार्थ पर ये तीसरी बात है। तीन बातें। विषय सबसे पहले जहां पैदा होता है वो आपका दिमाग है, वहां पैदा होता है विषय सबसे पहले, और विषय वहां पर पैदा होने के बाद शब्दों से प्रकट होता है, और जब शब्दों से प्रकट होता है तब भी वो विषय है लेकिन दस्तावेज नहीं। वो दस्तावेज तब बनता है जब वो जो कुछ प्रकट हुआ उसे लिखने योग्य किसी पदार्थ को, चाहे अक्षर, चाहे प्रतीक और चाहे अंक या चाहे चिन्ह, इस रूप में अभिव्यक्त किया जाए। और यहीं पर हमें ध्यान आ गया, तुम रोज गलत गलत लिखते हो। आप क्या करते हैं, इज, ठीक है, जब आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो इज का प्रयोग भी पहले कर लेते हैं और लास्ट में क्वेश्चन ऑफ इंट्रोगेशन भी लगा देते हैं। अगर आपने इज का प्रयोग पहले कर लिया इसका मतलब यह हुआ कि सेंटेंस इंट्रोगेटरी वहीं से बन गया, ठीक है ना। और अगर आपने क्वेश्चन ऑफ इंट्रोगेशन लगाया है पीछे तो अफर्मेटिव सेंटेंस होना चाहिए, और फिर क्वेश्चन ऑफ इंट्रोगेशन वो तो अपने में शो कर रहा है कि ये क्वेश्चन ही है, ठीक है ना। आप क्वेश्चन ऑफ इंट्रोगेशन का ही अगर प्रयोग करेंगे तो पता लग जाएगा ये प्रश्न ही है, ठीक है ना। दोनों उपयोग करना, वो ग्रामेटिकली भले ही ठीक हो लेकिन फिगरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सुंदर नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। जैसे हमने कहा कि ये लिखिए कि क्या ऐसा ऐसा है, ठीक है। तो एक तो तरीका यह हुआ क्या ऐसे ऐसे है, आपने इज करके, ठीक है। और अगर हमने कहा ऐसा है और क्वेश्चन ऑफ इंट्रोगेशन लगा दिया, अब भी तो प्रश्न ही बना। हमने कहा शाम है और क्वेश्चन ऑफ इंट्रोगेशन है, तो इसका अर्थ ये निकलेगा, पढ़ने वाला ये निकालेगा क्या शाम है, इसमें क्या म्यूट हो जाएगा। लेकिन ये देखने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, पढ़ने में अच्छा लगता है। तो ग्रामेटिकली ठीक लिखना एक बात है और सुंदर लिखना ये दूसरी बात है। साहित्यकार ठीक भी लिखता है और सुंदर भी लिखता है, वो फिगरेटिव लैंग्वेज का उपयोग करता है, अलंकारिक भाषा। और सामान्य व्यक्ति ठीक लिखता है लेकिन उसकी भाषा अलंकारिक नहीं होती। खैर, तो दस्तावेज, विषय अलग बात है। हमने जैसे कोई, मान लीजिए ये न्यायालय में पेश हुआ, इसका उपयोग किसी अपराध को करने में हुआ, ठीक है, तो ये दस्तावेज है साक्ष्य अधिनियम की भाषा में, ठीक है। क्यों? इसलिए कि खून के धब्बों के रूप में, अंगुली चिन्हों के रूप में इस पर कुछ अंकित हो गया है, ठीक है, जो साक्ष्य, ठीक है ना। तो अक्सर अदालत में ऐसे लिखवाते हैं कि ये प्रस्तुत किया गया, ठीक है, इस पर वस्तु प्रदर्श डाला गया किंतु अंकन की असंभवता के कारण अंकित नहीं किया जा सका। डालना अलग बात है और अंकन होना दूसरी बात है। क्योंकि अंकन असंभव है, ऐसी कोई चीज वहां नहीं है जिससे इस पर अंकित किया जा सके, तो अंकित नहीं हुआ लेकिन डाला गया, ठीक है। डालना बिल्कुल डिफरेंट बात है। ऐसे ही है, विषय अलग बात है। आईपीसी,
आईपीसी कहां है? यहां नहीं है, ये नहीं है आईपीसी। इस पर आईपीसी का अंकन है। आईपीसी कहां है? वो तो हवा में है। कोई भी विषय हो, वो कहां है? आपके दिमाग में है। वो आप शब्दों से अभिव्यक्त कर रहे हैं और फिर उस अभिव्यक्ति को अक्षरों, प्रतीकों, अंकों और चिन्हों के माध्यम से किसी भी पदार्थ पर, किसी भी, कागज नहीं कहा, किसी भी पदार्थ, कागज, लकड़ी, लोहा, कुछ भी, उस पर अंकित कर दिया गया है। अब वो दस्तावेज बना, ये सही है, लेकिन आईपीसी के अर्थ में अभी भी दस्तावेज नहीं बना। सामान्य सेंस में दस्तावेज हो गया वो, लेकिन आईपीसी के अर्थ में दस्तावेज तभी बनेगा जब इस विषय के साक्ष्य के तौर पर इस दस्तावेज का उपयोग करना आशयित हो, आशयित हो, या इसका उपयोग किया जा सके। दो में से एक बात हो। आशयित हो या उपयोग किया जा सके, इसका मतलब यह हो गया कि उपयोग किया जाना आशयित था, लेकिन उपयोग किया जा सकता था, यह नहीं है। उपयोग किया जाना संभव था, उपयोग किया जा सकता था, लेकिन उपयोग किया जाना आशयित नहीं था, तो भी दस्तावेज है। उसने यह कहा कि दस्तावेज से, अब देखिए ये ऐसे से कर रहे हैं, और इतनी इंपॉर्टेंट बात हम बता रहे हैं, इस पे सवाल आता है, हर बार गलत होता है और हर बार प्री में पूछा जाता है एपीओ की। एक मरते हुए व्यक्ति ने, इन्हें लग रहा है कि हम फालतू बात कर रहे हैं। एक मरते हुए व्यक्ति ने उंगली से नाम लिख दिया कातिल का, ये दस्तावेज है या नहीं, यही पूछते हैं, और इसका उत्तर जीवन में नहीं आएगा अगर ये नहीं समझा इंटरप्रिटेशन। लोग तरसते हैं इस इंटरप्रिटेशन के लिए। आप याद करना चाहते हैं, मजेदार है ये कि ये दस्तावेज कैसे है, ये अगर समझ में नहीं आया तो कुछ नहीं आया। विषयों को एक बार पढ़ा जाना चाहिए, आईपीसी एक बार, कॉन्स्टिट्यूशन एक बार, और फिर कोई एग्जाम देना पड़े, वो जानकारी काम आनी चाहिए। ये नहीं कि इस बार एपीओ के लिए पढ़ेंगे, इस बार जे के लिए पढ़ेंगे, इस बार एलएलएम के लिए पढ़ेंगे, उस बार, ये नहीं होता। इस बार नेट के लिए पढ़ेंगे, एक बार पढ़िए और ठीक से पढ़िए, और इसका उत्तर है यस, ये दस्तावेज है। इसलिए क्योंकि उसने कहा कि दस्तावेज क्या है आईपीसी में, उसने कहा कोई विषय जो अक्षरों, प्रतीकों, अंकों और चिन्हों के माध्यम से, ठीक है, किसी लिखने योग्य पदार्थ पर अंकित कर दिया गया है, तो लिखने योग्य, उसे पदार्थ कहा है, उसने कागज नहीं कहा, उसने कपड़ा नहीं कहा, उसने लकड़ी नहीं कहा, उसने लोहा नहीं कहा। इसमें जमीन आ जाएगी। उसने ये नहीं कहा कि कलम से, ये भी नहीं कहा, माध्यम भी नहीं बताया। उसने कहा अक्षर, प्रतीक, अंक या चिन्ह, इनमें से किसी एक ढंग से लिखने योग्य पदार्थ पर जब कोई विषय अंकित किया जाता है, और विषय के अंकन के पीछे जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या है कि जब इस विषय के साक्ष्य को देने की जरूरत पड़े तो इसका उपयोग किया जा सके, या उपयोग भले ही ना किया जा सके, लेकिन जिसने उस दस्तावेज को रचा था उसका आशय यह था कि उपयोग किया जा सके। ये जो लिखा इसने, ये भले ही जमीन खोद कर न्यायालय को न दिखाई जा सके, लेकिन इसके मन में जो हत्यारे के नाम को अंकित करने के पीछे आशय था, वो यही था कि हत्यारे
का नाम क्या था, इस विषय को जानने की जब जरूरत हो तो यहां से जाना जा सके, इसलिए ये दस्तावेज है। आप फर्जी बैनामा बनाते हैं, आपने न्यायालय में प्रस्तुत किया, 1 मिनट में पता लग जाता है ये फर्जी है। आपने नकली नोट बनाया, जैसे बैंक मैनेजर के पास गया उसने देखते ही कह दिया नकली है, आप चला नहीं पाए। लेकिन आपने आईपीसी इसके अर्थ के अंतर्गत दस्तावेज बनाया है, ठीक है। क्यों? विक्रय के विषय को, ठीक है, विक्रय के विषय के साक्ष्य के तौर पर इस विक्रय पत्र का इस्तेमाल किया जा सके, इसलिए आपने विक्रय से संबंधित संविदा जो कि आपके दिमागों में आई थी और मौखिक तौर पर जिस पर आप सहमत हुए थे, उसे आपने अक्षरों, प्रतीकों और अंकों, चिन्हों और इस सब के माध्यम से स्टैंप पर लिख दिया। और लिखने के पीछे आपका आशय क्या था कि जब भी इस विक्रय की संविदा, इसका साक्ष्य देने की जरूरत पड़े, पूछता है न्यायालय बैनामा हो कहां है, लाओ। बैनामा तो ओरली संविदा के माध्यम से होता है, उस संविदा को अंततः आप लिखते हैं, ठीक है। तो जब भी न्यायालय उस संविदा के साक्ष्य को मांगता है तो आप वो बैनामा प्रस्तुत करोगे, ऐसा आपका आशय होता है, ठीक है ना। यानी उस बैनामे का आप साक्ष्य के रूप में उपयोग करना चाहते हैं, यद्यपि उसका साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है और तुम मूर्ख हो और तुम्हें मालूम ही नहीं कि उसे रजिस्टर्ड होना चाहिए था या उसे अटेस्टेड होना चाहिए था, क्योंकि वो 100 रुपए से ऊपर की संपत्ति, उसका विक्रय किया जाना प्रावधानित करता था, वर्णित करता था। और 100 रुपए से ऊपर की अचल संपत्ति अगर विक्रय के माध्यम से अंतरित की जा रही है तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रोविजंस के मुताबिक ऐसी संविदा का लिखित अनुप्रमाणित, ठीक है, और रजिस्ट्रीकृत होना आवश्यक है। ये आप नहीं जानते थे, तो आप इसका साक्ष्य के रूप में उपयोग करना चाहते थे विक्रय के विषय के साक्ष्य के तौर पर, और इसलिए आपने दस्तावेज अंक, ठीक है, तैयार किया था, अक्षर, प्रतीक, अंक और चिन्ह इस सब के माध्यम से। इसलिए विक्रय पत्र आईपीसी के अर्थ में दस्तावेज बन गया, और यह दस्तावेज मूल्यवान प्रतिभूति भी हो सकता है और मूल्यवान प्रतिभूति नहीं भी हो सकता है। मूल्यवान प्रतिभूति क्या होती है आगे बात करेंगे, लेकिन यह दस्तावेज है। क्यों? इसका साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाना आशयित है, भले ही इसमें लीगल खामियां होने के कारण यह साक्ष्य के रूप में उपयोग न किया जा सके, लेकिन आशयित है। आशयित नहीं, यह नहीं कह सकते हैं, और उपयोग किया जा सके ऐसा है तब तो है ही है दस्तावेज, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ दस्तावेज की बात हुई। दस्तावेज, डीड यानी डॉक्यूमेंट एंड डीड, दस्तावेज और डीड की हिंदी क्या, विलेख। दस्तावेज, विलेख और मूल्यवान प्रतिभूति, ये तीनों अलग अलग बातें हैं। दस्तावेज मूल्यवान प्रतिभूति हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। डीड मूल्यवान प्रतिभूति हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। डीड दस्तावेज होगी आवश्यक रूप से, ठीक है, लेकिन प्रत्येक दस्तावेज डीड हो यह भी जरूरी नहीं। इन सबके बीच फर्क क्या है और दस्तावेज, इसके संबंध में और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, इस पर चर्चा कल करेंगे, देखेंगे।